दिल्ली के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, वह चुनाव हार चुकी है और दिल्ली में भी आरएसएस की हिंदुत्ववादी सरकार अब बन जाएगी। आरएसएस की जीत हुई है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। आरएसएस ने अपने ही सहयोगी को हरा दिया है आज के चुनाव में। हम थोड़ी सी इसी पर जानकारियां कुछ देंगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर, अब चूंकि आज बड़ा चुनाव का नतीजा था ये, तो सभी पे खबर ये है, नतीजों की जानकारी आपको होगी। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए आज। ये नई दिल्ली सीट से हार गए और प्रवेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के लीडर प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा, वो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उनके बेटे हैं प्रवेश वर्मा, वो चुनाव जीत गए। प्रवेश वर्मा जाने जाते हैं अपने बेहद कुख्यात भाषणों के लिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित थे। संदीप दीक्षित भी यहाँ पर मीडिया में ये बात हो रही है कि दीक्षित साहब की वजह से प्रवेश केजरीवाल की हार हुई है। केजरीवाल 4,079 वोटों से प्रवेश वर्मा ने उनको यहाँ नई दिल्ली की सीट पर हराया। ये वो सीट है जहाँ अरविंद केजरीवाल ने 2013 के चुनाव में शीला दीक्षित को हराया था। इसको लेकर के बहुत सारे मीम बन रहे हैं और बातें भी हो रही हैं। चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में बनने वाली यह सरकार प्रधानमंत्री के विजन को दिल्ली में लेकर आएगी। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। जो अमेरिका से वापस आए, भारतीय वापस आए, उस विजन को साथ में लेकर के आएगी। वहीं मिल्कीपुर के चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है और वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर से चुनाव जीत चुके हैं। आज की जो बड़ी खबरें हैं वो यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। बड़े अंतर से चुनाव हारी है समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में। हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव की, चुनाव के नतीजे की, और बात करेंगे कुछ और जो चीजें हैं उन पर भी। अरविंद केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित को हरा करके नई दिल्ली की सीट से उन्होंने हराया था 2 बार और लगातार 3 बार हुकूमत में आए थे दिल्ली की। इस बार का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। ये आरएसएस ने चुनाव हराया है इसको। मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यह कांग्रेस की वजह से, या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिया। ऐसा नहीं है। यह आरएसएस ने अपने ही सहयोगी अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया है दिल्ली में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर पूरी बात करेंगे अभी, और आप सुनिएगा। मुमकिन है आपको जानकारी हो, ना हो, तो फिर भी सुनिएगा।
कालकाजी की सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत गई। उन्होंने रमेश भिदोड़ी को चुनाव हराया। रमेश भिदोड़ी, जिसने दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर, आपने देखा होगा वीडियो, गालियां बकी थी और पता नहीं क्या क्या कहा था, आतंकवादी और मुल्ला कटमुल्ला। बेहद बदतमीज आदमी है रमेश भिदोड़ी। उसको चुनाव हराया है आतिशी ने। वहीं कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अलका लांबा भी चुनाव हारी। हमने बताया था अपनी एक रिपोर्ट में कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ी है दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है। वहां कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने लेवल पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं थी। कुछ जगहों पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था। और इस बार जो दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का मोटिव था, इंटेंशन था, वो बिल्कुल साफ था और सही भी था। जैसे एक आदमी की वजह से, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आज जो भारत में परेशानियां मुश्किलें हैं, जिस क्राइसिस में भारत है आज, उसका जिम्मेदार एक आदमी है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आज जो भारत की तमाम संस्थाएं, हर चीज पर कब्जा हो गया आरएसएस का, उसके लिए जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल। पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, इस पर बताने की कोशिश करेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी का सेकंड लेफ्टिनेंट, वो भी जंगपुरा की सीट से चुनाव हार गए। 600 वोटों से वो चुनाव हारे। तरविंदर सिंह मारवाह, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है। पटवारगंज की सीट भी आम आदमी पार्टी हार गई। अवध ओझा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, 28,072 वोटों से हारे वो। भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र सिंह नेगी यहां पर जीते हैं। इसी तरह से बली मारान की विधानसभा सीट है, जहां से कैबिनेट मंत्री, मौजूदा कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन, वो सीट जीत गए अपनी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको 29,823 वोटों से शिकस्त दी है। तो ये हम ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे कि कौन उम्मीदवार जीता, कितने से जीता, किसने किसको हराया। चुनाव के नतीजे ये हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है। बड़ी जो हाईलाइट है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, उनके अपने डिप्टी मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। बड़ी बात हो रही है, लोग कर रहे हैं, करेंगे 2-4 दिन और, बहुत ज़्यादा नहीं। 13 दिन के बाद 13वीं हो जाती है, सब भूल जाते हैं। और मुसलमानों में तो तीसरे दिन 13 पाता हो जाती है, तीसरे ही दिन पीजे की, और बिरयानी और कौरमा की दावतें शुरू हो जाती हैं। किसी की हार या किसी की जीत से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर हुकूमतों में तब्दीली जब आती है उसका फर्क पड़ता है पूरे समाज को, पूरे मुल्क को या पूरे सूबे को। अब जो आम आदमी पार्टी हारी है और भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की सरकार, और जो बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा हमें नहीं मालूम। प्रवेश वर्मा नहीं होंगे ऐसा हम कह सकते हैं बिल्कुल। जिन्होंने केजरीवाल को हराया वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बिल्कुल तय है।
हमें कोई जानकारी नहीं है, मगर मैं समझ रहा हूँ जाति तौर पर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यहाँ पर आरएसएस कोई मीठे आदमी को, मीठा मुंबई की भाषा में मीठा में समझ लीजिएगा आप, मुंबई में मीठा किसी और को कहते हैं, किसी मीठे ऐसे आदमी को जो अच्छी बातें करता हो, जिसकी जबान खराब ना हो, उससे मुख्यमंत्री बनाएगी। काम तो वही होने दिल्ली में जो आरएसएस का एजेंडा है उसी पर। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी 2 उम्मीदवार खड़ी किए थे, एक ओखला से वो चुनाव हार गए, एक मुश्ताबाद से वो भी चुनाव हार गए। लेकिन हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, ओवैसी साहब के उम्मीदवार क्यों हार गए। दोनों जेल में बंद हैं लंबे वक्त से, मगर उनकी कौम ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि यह कौम जो है उनकी उनकी जो कौम है बड़ी बेहोश हो चुकी है। बेहोश के मायने अब नहीं समझते, तो मैं ये कह दूं कि बेशर्म। देखिए 2012 या और पीछे चलते हैं हम, अब बात करते हैं वैसे ही फालतू फालतू की। मीडिया में अपने रिपोर्टें देखी होंगी आज के चुनाव को लेकर के, उससे हम अलग बात करते हैं। ये वक्त था 1990 के बाद, जब बाबरी मस्जिद को लेकर आंदोलन चला था अडवाणी का रथ यात्रा, और फिर 6 दिसंबर 1992 को अडवाणी का जो आंदोलन चला था, उस दौरान 7 दिसंबर 1990 को पूरे मुल्क में कत्लेआम हुआ था, दंगे हुए थे, भयानक दंगे। 7 दिसंबर 1990 को अडवाणी की वजह से। वो ऐसे दंगे थे जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति तबाह बर्बाद हो गई थी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। फिर देश में आतंकवाद की घटना, आतंकवाद ये सब चलता रहा। उन आतंकवाद की घटनाओं में, वारदातों में मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेलों में भेजा जाता रहा, और भारत के लीडर, बड़े बड़े लीडर आरएसएस और बीजेपी के, खास तौर पर मीडिया में आकर के कहते थे, बयान देते थे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है। इसका जवाब तब मिला जब उड़ीसा के कंधमाल में आतंकवादी घटनाएं हुई। कंधमाल में क्रिश्चियन के ऊपर हमले हुए, उनके गांव के गांव तबाह कर दिए, आग लगा दी, झंडा लोगों को जला दिया गया, चर्चों में आग लगा दी गई, चर्च के फादर को हत्या कर दी गई। और जब उसकी जांच के लिए मुंबई एटीएस बनाई गई, जिसको लीड कर रहे थे हेमंत करकरे, सारस्कर और लोग, जब उन्होंने खुलासे किए तो मालूम हुआ, बताया उन्होंने, इन दंगों के लिए, इन हत्याओं के लिए, और जो चर्च में आग लगाई गई हैं, और जो ईसाइयों को जला करके, आग लगा करके हत्याएं की गई हैं, उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के। अब जब ये जानकारियां सामने आई तो मुंबई एटीएस ने और जांच की, तो मालूम हुआ समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट, पुणे ब्लास्ट, ये सब आरएसएस ने किए। आरएसएस के लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और उसमें गिरफ्तारियां किसकी हुई? भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों की। अब आप यहां से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों की, कर्नल पुरोहित और एक सिटिंग या सर्विस आर्मी पर्सन था, उसकी
साध्वी प्रज्ञा वगैरह की। ये सब जब गिरफ्तारियां हुई तो देश के सामने एक नया मॉडल आतंकवाद का सामने आया, हिंदुत्व मॉडल ऑफ टेररिज्म, आरएसएस मॉडल ऑफ टेररिज्म। उसके खिलाफ कोर्ट में केस पहुंचे, गिरफ्तारियां हुई साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और दीगर लोगों की। जब ये गिरफ्तार हुए तो इन्होंने कोर्ट में अपने बयान में जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिए कि ये जो आतंकवादी हमले हुए हैं इसकी जानकारी आरएसएस को थी, इंद्रेश कुमार को थी, मोहन भागवत को थी, उनकी जानकारी में सब कुछ हुआ है, या ये कह सकते हैं कि उनके कहने पर ये सब कुछ हुआ है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, जो ट्रेन भारत से पाकिस्तान के लिए जाती है, उसमें धमाका हुआ था, 64 लोग शायद उसमें मारे गए थे। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट हुआ था। इन सब की जानकारी इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत चीफ ऑफ आरएसएस एंड सेकंड लेफ्टिनेंट और मोहन भागवत इंद्रेश कुमार, इनको थी। पूरा एकदम सारा सीन बदल गया जब ये जानकारी सामने आई कि आरएसएस, अच्छा ये बड़ी देर से जानकारी सामने आई, सबको जानकारी थी पहले से ऑलरेडी। हम बता दें आपको, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या समाज सेवक हैं, उनको जानकारियां थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे डर की वजह से। जो बोले वो कुंडी खोले, किसी को भी परेशानी उठाना, ऐसी परेशानियां जिसमें गिरफ्तार करके ले जाया जाए और फिर लाठियों से उसकी सेवा की जाए, बिजली के करंट लगाए जाएं, नंगा करके लटका दिया जाए, और बहुत तरह के टॉर्चर है वो किए जाएं। कोई नहीं चाहता था कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन अब ये जानकारियां तो तमाम किसने दी थी? मुंबई एटीएस ने, हेमंत करकरे और उनकी टीम ने। अब आरएसएस बड़ी टेंशन में थी, बड़ी परेशान थी, क्या करें कैसे करें। ये तो उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उनके अपने लोग जो उनके लिए काम कर रहे थे वो अदालत में, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हैं कि इंद्रेश कुमार को जानकारी है, मोहन भागवत को जानकारी है धमाकों की। अब क्या किया जाए? आरएसएस रेस्ट पोजीशन में आ गई, खामोश एकदम, पूरी तरह खामोश हो गए वो। वैसे भी वो अंडरग्राउंड रह करके जमीन के अंदर से काम करते हैं। आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई बैंक का खाता नहीं है, कोई मेंबरशिप का रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ से पैसे उनके पास आते हैं, कौन उनके डोनर्स हैं, किसी को नहीं मालूम। कोई कोर्ट अदालत, कोई सरकार आज तक देश के अंदर उसने नहीं पूछा आरएसएस से, तुम्हारे पास जो पैसा आता है खर्चे के लिए, तुम जो कार्यक्रम करते हो, कहाँ से आते हैं पैसे, कौन है डोनर तुम्हारे? जब ये तमाम चीजें सामने आई तो आरएसएस रेस्ट पोजीशन में आ गई। और आज तक किसी अदालत ने, मुल्क की किसी अदालत ने, किसी प्रदेश की सरकार ने, किसी पार्टी की सरकार ने आरएसएस को नोटिस तक नहीं दिया कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, आपका बैंक का खाता क्यों नहीं है, आपके मेंबरशिप का रिकॉर्ड क्यों नहीं है। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आरएसएस आयोजित करती है, कहां से पैसे आते हैं, कौन लोग हैं? लेकिन उस वक्त आरएसएस रेस्ट पोजीशन में आ गई। फिर उसने अपने
जो फ्रेंच एलिमेंट्स थे उनको एक्टिव किया। बाबा रामदेव मैदान में उतरे, काला धन लेकर के आएंगे। उन्होंने आंदोलन शुरू किया, काला धन लाना है। कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू किया। पूरी तैयारी के साथ ये सब आरएसएस कर रही थी, पीछे बैठ करके खामोशी के साथ। और फ्रंट पे नहीं आ सकती, फ्रंट पे आ भी नहीं सकते कभी। 1925 में जिस दिन से आरएसएस बनी है तब से आज तक फ्रंट पे आकर के उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया बैकडोर से। 1947 के दौरान भी आरएसएस की कोशिश ये थी कि भारत की सरकार, भारत में तख्ता पलट कर दिया जाए। नेहरू की जो सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया, इस बात की कोशिश थी आरएसएस की। फिर बाद में आगे चल के 2012 में जब ये सब आतंकवादी ये तमाम चीजें सामने आ गई, गांधी की हत्या की, कुछ नहीं हुआ आरएसएस का। थोड़े दिन के लिए पाबंदी पटेल गृहमंत्री थे, लगी और वो बाद में हटा ली गई। उसके बाद तो फिर जो रिपब्लिक डे कार्यक्रम होते उसमें आरएसएस को बुलाया जाता था, परेड होती थी आरएसएस की, तो उनको खुला मैदान मिलता रहा। लेकिन अब जब यह सब कुछ हुआ तो आरएसएस और सहम गई, डर गई। उनके लोग अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हैं कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हमने किया, उसकी जानकारी इंद्रेश कुमार को है और मोहन भागवत को है। अब क्या किया जाए? रामदेव, बाबा रामदेव काला धन लाना है, उसके लिए वो बैठ जाते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर के, और वो कार्यक्रम अपना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में भागते मंच से कूद करके शलवार पहन के, बड़ी बेइज्जती होती है बाबा की। अब क्या किया जाए? ये पत्ता पिट गया। अब केजरीवाल टीम, अब आते हैं हम टॉपिक पर। टीम केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अपनी क्रेडिबिलिटी थी, वो काम कर रहे थे। आरटीआई को लेकर काम किया था उन्होंने, झुग्गी झोंपड़ियों में काम किया था, और एक बहुत बड़ा ऑफिसर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके वो जनता के लिए काम कर रहा है, हरिजन बस्ती में जाकर के काम कर रहा है। तो केजरीवाल की अपनी क्रेडिबिलिटी थी। तो टीम केजरीवाल को तैयार किया गया कि दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम आप करो, और टीम केजरीवाल ने लोकपाल, जन लोकपाल को लेकर के एक कार्यक्रम शुरू किया रामलीला मैदान में। अब केजरीवाल के पास को ऐसा कोई आदमी चाहिए था जो 10-20 दिन भूखा प्यासा रह सके। तो एक बुजुर्ग अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि से वो पकड़ के ला करके वो बैठाए गए। अन्ना हजारे, पूरा मीडिया मैनेज कर लिया गया था। मीडिया के जो ओनर्स थे वो सब आरएसएस के अपने लोग हैं, तो मीडिया को मैनेज कर लिया गया था। और अन्ना हजारे को दूसरा गांधी बना दिया गया, देश का दूसरा गांधी। और देश की दूसरी आज़ादी आप देखें, सुने, यहां आप लोग रीड शायद न कर सके हो, दूसरी आज़ादी, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ है, अब आज़ाद होगा, ये अन्ना हजारे कराएंगे। और टीम केजरीवाल एंटी करप्शन के नाम पर जो इनकी अपनी टीम बनी हुई थी केजरीवाल की, उसमें किरण बेदी, मनीष सिसोदिया और बहुत सारे लोग थे जो आज टीम केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ नहीं देखते हैं। वो सब धरने पर बैठ गए, और अन्ना हजारे को, एक बुजुर्ग आदमी को, क्योंकि उन्हें एक आदमी ऐसा चाहिए था जो 40-20-25 दिन या 15-20 दिन
भूखा प्यासा बैठ सके, तो अन्ना हजारे को लाके बैठा दिया। पूरा मीडिया देश का ऐसा माहौल बना दिया कांग्रेस के खिलाफ कि ये देशद्रोही हैं। मनमोहन सिंह साहब की सरकार चल रही थी, एक जेंटलमैन प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह को भारत का एक जेंटलमैन प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहा जाएगा। बेहद शानदार शख्सियत, एक उम्दा इंसान, साफ सुथरे हर तरह से। उनकी सरकार को आरएसएस ने घेरना शुरू किया मीडिया के जरिए, और पूरा का पूरा आरएसएस का जो कैडर था सब दाएं बाएं इधर उधर से मदद में, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है, कोई वैसे व्यवस्थाएं कर रहा है, गाड़ियां भर के लोगों को पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि हेमंत करकरे की टीम ये बता चुकी थी, और जो लोग पकड़े गए थे वो बयान दे चुके थे कि आरएसएस इनमें शामिल है, आतंकवादी वारदातों में इंद्रेश कुमार शामिल है और मोहन भागवत शामिल है। उधर से पूरा इशू को डाइवर्ट करना था, तो टीम केजरीवाल को वहां लगाया गया था। इसी दौरान एक बड़ी साजिश रची गई। वो साजिश थी कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि ये जो अन्ना हजारे बैठा हुआ है इसकी मौत हो जाए यहां पर। इसकी कोशिश ये थी, और अन्ना हजारे की मौत अगर हो जाती है तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, उसका भी पूरा का पूरा तैयारी कर ली गई थी। वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मिनिस्टर, पूर्व मिनिस्टर, अभी भी वो सांसद हैं शायद गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा से। भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय सेना का कोई मूवमेंट ऐसा हो जिसकी जानकारी सेना को न हो या गृह मंत्रालय को न हो। सेना एक जगह से दूसरी जगह के लिए जब मूवमेंट करती है तो पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री को होती है, और सेना के अपने दफ्तर में होती है। लेकिन अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान भारतीय सेना की टुकड़ी पूरी, एक रेजिमेंट शायद, मूव करके पानीपत आ जाती है। किसी को पता नहीं है उसका। और यह सवाल उस वक्त पार्लियामेंट में उठा था, भारत की संसद में। पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे भारत के, उन्होंने इस पर जवाब दिया था। लेकिन वो मामला चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हाई प्रोफाइल मामला था, बहुत बहुत बड़ा मामला, तो उसको दबाया गया। क्योंकि इससे बू आ रही थी बगावत की, देश के अंदर बगावत की। ऐसी बगावत जैसे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिलती है, कि वहां सेना तख्ता पलट कर देती है। देश के अंदर कभी सेना कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एनसीसी का कैडेट हूं, कैडेट था, तो मुझे जानकारी है इस बात की। सेना एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करती है तो पूरा कार्यक्रम दिया जाता है, इस समय प्रस्थान होगा सेना का, पूरी फर्ज बनती है। जिस जगह जाना होता है उस स्थान का नाम लिखा होता है, संभावित समय किस समय तक पहुंच जाएंगे वो लिखा होता है, प्रस्थान का समय होता है और वहां पहुंचने का समय होता है, पूरा रूट लिखा होता है, किस रास्ते से जाएंगे। लेकिन पानीपत जो सेना पहुंची थी, किसी को जानकारी नहीं थी उसकी, वो आगरा से शायद पहुंची थी वहां। बाद में वीके सिंह के घर पे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मुझे ध्यान नहीं, वहां जब छापेमार कार्रवाई हुई तो मालूम हुआ कि उनके घर पर पैरेलल एक पूरा का पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन का अलग से कायम था। यह सारी इंफॉर्मेशन भी फिर मीडिया ने और सरकार ने भी छिपा दी थी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बड़ा मामला था ये। अगर ये बुजुर्ग आदमी अन्ना हजारे किसी तरह से मारे जाते, मौत हो जाती उनकी,
तो आप सोचें फिर क्या होता, देश में अराजकता होती, भयानक तरह के दंगे होते। अगर आपको 2013 का जो आंदोलन था जन लोकपाल का, अन्ना हजारे वाला, उसकी तस्वीरें याद हों तो आप गौर करें, उस समय अगर कुछ हो जाता क्या होता, अन्ना हजारे की मौत हो जाती किसी तरह से भी तो क्या होता। 1984 आप याद करें, वो शायद छोटा पड़ जाता। शायद इस बात की तैयारी की गई थी अनऑफिशियली या अपने तरीके से, जो उनके अपने आरएसएस के अपने जो रिसोर्स हैं, माध्यम है, कि सेना के जरिए टेक ओवर कर लिया जाए। हम यहाँ पर बिल्कुल अजीब तरह की बात कर रहे हैं, आपको लग सकता है ये, लेकिन सारी जानकारियां हैं सबके पास, देश के पास जानकारियां, भारत के गृह मंत्रालय के पास जानकारियां, सबको जानकारी, मीडिया को सबको जानकारियां, आम आदमी को शायद हो ना हो। पुलवामा की जानकारियां आपके पास शायद हो ना हो, क्या हुआ था वहां, सरकार ने भी नहीं बताया, कोई जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आई पुलवामा में क्या हुआ था। अरविंद केजरीवाल को चूंकि पार्टी बनानी थी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने सारा लिया था आरएसएस का, लेकिन उनका मोटिव था 2014 के 2013 के, अगर ट्वीट्स आप मेरे देखेंगे, मैं लिखता रहता उस वक्त भी, मैं ये बताता रहता अब अरविंद केजरीवाल इस दौरान पार्टी बनाएंगे, और वैसे ही हुआ। फिर जब अन्ना का कार्यक्रम चल रहा था, मैंने लिखा था ये आरएसएस का कार्यक्रम है, नॉट अन्ना, अन्ना इज अ फेस, अ मैन बिहाइंड इज मोहन भागवत। ये सब मैं लिखता रहता उस दौरान भी, लेकिन होता है कोई नहीं, छोटे लोगों की बातों को कोई तवज्जो देता नहीं, कोई बड़ा टांग उठा के कैसे मूत्र विसर्जन कर वर्क कर रहा है ये भी बताया जाता है, लेकिन छोटे लोगों की बातों को कोई ध्यान नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस का पूरा यूज किया। भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी उस वक्त, और देखें कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी, कांग्रेस में उस वक्त भरमार थी आरएसएस के लोगों की। आरएसएस बहुत ज्यादा सचेत क्यों हुई थी, अन्ना का कार्यक्रम क्यों शुरू हुआ था। सुशील कुमार शिंदे भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे। 2013 20 जनवरी 2013 को राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने बयान दिया कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के कैंप्स में आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है। अब सुशील कुमार शिंदे भारत के गृह मंत्री को यह बयान देने की क्या जरूरत थी, उनको कार्रवाई करनी थी, बयान नहीं देना था उनको, क्यों दिया उन्होंने बयान। दरअसल उन्होंने सूचना भेजी थी आरएसएस तक, क्या होशियार, खबरदार, तैयारी हो चुकी है, अब कार्रवाई होगी, क्रैकडाउन होगा आरएसएस का। आरएसएस के झंडावाला मुख्यालय हो या नागपुर मुख्यालय हो या और दूसरे, वहां कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, यह सूचना भेजी गई थी आरएसएस तक। कांग्रेस में इंदिरा गांधी का जब उनकी शहादत हुई, उसके बाद आरएसएस के लोग भरमार हो गई थी, सब आरएसएस के नेता घुस गए थे कांग्रेस में और वरिष्ठ नेता बन गए थे कांग्रेस के। उन्हीं लोगों ने फिर राजीव गांधी की हत्या की, करवाई। एलटीटी का नाम आता है, एलटीटी सारे तमिलनाडु के रहने वाले एलटीटी के लोग हैं। जिन लोगों ने हत्या की थी वो तमिल के रहने वाले थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। अच्छा चला, वो एलटीटी के भी थे, तो उन्होंने क्यों हत्या की थी, इस पर हमने पूरा वीडियो किया हुआ है, कभी देखिएगा। क्यों हत्या की थी, क्या मतलब था राजीव गांधी से उनका, क्या दुश्मनी थी, कोई थी नहीं। जो थी, प्रभाकरण से राजीव गांधी की जब मुलाकात हुई थी अशोका होटल में, वो खत्म हो गया था मामला।
400 करोड़ रुपए राजीव गांधी ने प्रभाकरण को दिए थे, तो अशोक होटल में मुलाकात हुई थी उसके बाद, और स्पेशल प्लेन से उनको बुलवाया था चेन्नई से, और स्पेशल प्लेन से भिजवाया था चेन्नई 400 करोड़ रुपए देकर के। जो मामला था खत्म हो गया था। फिर राजीव गांधी की हत्या क्यों की थी? तमिल के लोगों को, क्योंकि ये मान के चला जा रहा था कि तमिल के लोग खफा हैं तमिल राजीव गांधी से, तो तमिल के लोगों को इस्तेमाल किया गया था राजीव गांधी की हत्या में। LTT was not behind the assassination of राजीव गांधी। झंडेवालान, झंडेवालान में कौन है? वो लोग थे उसके पीछे। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के आंदोलन से इतना फायदा उठाया कि आरएसएस के पूरे कैडर को उन्होंने रामलीला मैदान में इस्तेमाल किया, आरएसएस की पूरी पावर इस्तेमाल की, आरएसएस का पैसा इस्तेमाल किया, मीडिया इस्तेमाल किया, अपना कद ऊंचा किया, और जब वो आंदोलन खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने पार्टी बना ली, और पार्टी बनने के बाद चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद फिर उन्होंने दिल्ली से शीला दीक्षित की जो सरकार थी उसको हरा दिया। 49 दिन की सरकार बनी, फिर चुनाव हुए, फिर आम आदमी पार्टी जीती, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, और आज के दिन तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। आज वो चुनाव हार चुके हैं। ये जो हम बातें आपको बताई हैं, अब केजरीवाल के साथ क्या होगा इस पर ही बात हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी, केजरीवाल खत्म हो गए। केजरीवाल ये कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, वो पार्टी नहीं है, विचारधारा है। अब वो ये नहीं बताते कौन सी विचारधारा है। गांधी वाली विचारधारा है, आरएसएस गॉडसे वाली विचारधारा, कौन सी, अंबेडकर वाली विचारधारा है, या हनुमान जी वाली विचारधारा है? कौन सी विचारधारा है? केजरीवाल ने बताना चाहिए था। काम तो वो ठीक ठाक करते रहे, सबको साथ में लेकर के करते रहे। आरएसएस को डर था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये आगे नहीं बढ़ पाएगी ज्यादा, इसलिए एक अल्टरनेट के तौर पे केजरीवाल को उन्होंने सपोर्ट किया था, और केजरीवाल को सपोर्ट किया था पंजाब के चुनाव में भी। पंजाब में ना बीजेपी जीत सकती थी, ना अकाली दल जीत सकते थे। अब क्या किया जाए? कांग्रेस को तो बाहर रखना है सत्ता से, तो आम आदमी पार्टी का सहारा देना है, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाना है। 3 दर्जन से ज्यादा आरएसएस के लोगों को आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया पंजाब में। तकरीबन 1 दर्जन आरएसएस के लोग पंजाब की सरकार में आज भी मिनिस्टर हैं आरएसएस के। कांग्रेस पार्टी को नहीं आने देना था वहां, क्योंकि देखें देश के अंदर आरएसएस की जो लड़ाई है वो सिखों से और मुसलमानों से है। तो उनको हर हाल में पंजाब में भी कांग्रेस को हराना था। भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी, अकाली दल जीत नहीं सकता था, दोनों का गठबंधन हो जाता तब भी नहीं जीत सकते थे। अब क्या करें? कांग्रेस को बाहर रखना है, तो उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाया। आरएसएस ने पूरी ताकत झोंक दी, और केरल के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो आरएसएस का नेटवर्क है उसमें सबसे ज्यादा जो आरएसएस का कैडर है, या आरएसएस ने जो अपनी शाखाएं खोली हैं, वो सबसे ज्यादा केरल में, एक छोटा सा राज्य केरल, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल है, वहां पर है। उसके बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे वो है पंजाब। पंजाब में क्यों खोली है सब? चलो मुसलमानों से तो ठीक है, समझ में आता है। पंजाब में आपने सबसे ज्यादा शाखाएं क्यों खोल रखी हैं? क्योंकि
सबसे बड़ा जो दुश्मन है भारत में आरएसएस का, वो सिख है। सिखों के पास अपना धर्म है, अपनी भाषा है। हिंदू समाज के पास अपनी भाषा नहीं है, उनकी भाषा है संस्कृत। उनकी भाषा चले हिंदी मान लेते हैं। अब हिंदी तो थोड़े से जो हिंदी भाषी राज्य वो बोली जाती है, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा, आसाम, वहाँ तो हिंदी नहीं बोली जाती ना। लेकिन सिख समाज के पास अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपना धर्म है। हिंदू समाज के पास तो नहीं है ये। हिंदू धर्म भी है, इस पर भी अभी तक बातचीत होती रहती है, वो एक कल्चर है। लेकिन हिंदुत्व जो है वो एक धर्म है, आरएसएस के द्वारा प्रचारित किया गया हिंदुत्व। और भारत को चूंकि एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाना है, हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी राष्ट्र बनाना है, तो वहाँ ये तमाम चीजें फिर आरएसएस के इर्द गिर्द ही चल रही हैं। हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे, अब केजरीवाल ने आज तक नहीं बताया उनकी क्या विचारधारा है। वो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, सोच है, विचारधारा। क्या सोच है, क्या विचारधारा है? आप गांधीवादी हो, आप अम्बेडकरवादी हो, कौन हो आप? बताइए कौन सी वादी है? भागवतवादी हो, आप गौडसेवादी हैं, सावरकरवादी हैं, बताएं आप हनुमान जी वादी हो, कौन हो आप? केजरीवाल को बताना चाहिए था, कभी नहीं बताया उन्होंने, बात ही नहीं की। देश मुश्किल में फंसा हुआ है 2014 के बाद से। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मौका भी था, बन भी सकते थे, लेकिन ईमानदारी उन्होंने नहीं बरती कभी। उनको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था, जैसा आरएसएस चाहती थी, उसी में वो लगे रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं। भारत से गांधी को तो नहीं खत्म कर सकता कोई, अंबेडकर को नहीं खत्म कर सकता कोई भी। तो गांधी का जो विचार है, अंबेडकर का जो विचार है, वो कांग्रेस में समाहित है, वो खत्म नहीं हो सका। गोवा में, हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में और फिर महाराष्ट्र के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जो रोल था आम आदमी पार्टी का, वो जग जाहिर है, सबकी जानकारी में। आज जो दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, अब केजरीवाल सत्ता से, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए, पंजाब में अभी वो हैं हुकूमत में। हम ये उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल अब अपनी किसी विचारधारा के साथ जनता के सामने आएंगे, देश के पक्ष में, देश के लिए, जनता के लिए ईमानदारी के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। हम ये मान के चलते हैं अभी भी, जाहिर तौर पर, मैं जाती तौर पर, कि केजरीवाल करप्ट आदमी नहीं है। वो चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं केजरीवाल को एक करप्ट आदमी नहीं मानता हूँ। लिक्वर पॉलिसी हो या कुछ भी है, वो बातें होती नहीं। वो आरएसएस और बीजेपी का ही अपना एजेंडा था, उनको घेरने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए। आज जब वो चुनाव हार गए तो उनको सोचना चाहिए कि आप कितना यूज हुए हो अब तक आरएसएस के हाथों, आरएसएस के मिशन के लिए। आज जो देश फंसा हुआ है आरएसएस की गिरफ्त में, सारी संस्थाओं पर जो कब्जा हो गया देश के अंदर, उसका जिम्मेदार एक आदमी सिर्फ अगर कोई है तो वह है केजरीवाल। 2013 में जो इन्होंने बवाल पैदा किया था, वो बुजुर्ग को लाके, बड़ऊ को, अन्ना को, देश का दूसरा गांधी। और गांधी देश में कैसे पैदा हो सकता है कोई और? आप महात्मा गांधी को पढ़ो तो सही, समझो तो सही। आपको जानकारी नहीं कौन है गांधी? या अन्ना हजारे गांधी बन सकता है? तो फिर गौडसे भी बन जाएगा, फिर मोहन भागवत भी बन जाएगा, फिर अमित शाह और मोदी भी गांधी बन जाएंगे, और केजरीवाल भी गांधी बन जाएगा फिर तो। शुक्रिया आप सभी का।